Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 5 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम ट्राई करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो लेक्चर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास में कॉपी पेन ज़रूर होगा। आप कोई भी वीडियो लेक्चर अगर देखो तो आपके पास में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ये आपके पास में होना चाहिए। आ रही बात समझ बच्चा? तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और इसमें हम आपका एक्सरसाइज 5A भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए। एकदम आराम से टाइम लीजिए और जितनी देर का भी वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और समझिए इसको। देखिए बच्चा, क्लास 10th ICSE का आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी या फिर मार्च के बीच में होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप करना। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मुझे सेल्फ इवेल्युएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताइए। तो सेल्फ इवेल्युएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको एक सेक्शन में अलग कराया जाएगा। जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर क्या करेंगे ना, आपका जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो सेल्फ इवेल्युएशन के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, चैप्टर 1 का एक बार में बना के ख़त्म करूँगा, चैप्टर 2 का एक बार में बना कर ख़त्म करूँगा, चैप्टर 3 का बना करके एक बार में ख़त्म करूँगा। या फिर लाइव आ करके क्या करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और बच्चा बहुत जल्दी आपका मैराथन क्लास होने वाला है, तो उसके लिए आप हमारा लाइव सेक्शन और उसके लिए आप हमारे टैग को भी, जो हमारा डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो हमारा कम्युनिटी टैब पोस्ट होता है उसको भी आप चेक करते रहा करें, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जानो कि सर क्वाड्रेटिक एक्चुअली होता क्या है। देखो क्वाड का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया आपका a + b = c, तो ये आपका क्या बन गया सर, एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन। मान लो मैंने लिख दिया a² + b + c = 0, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। बहुत अच्छी तरीके से समझो। अब क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है बच्चा जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी वो वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर a वेरिएबल आ गया, b वेरिएबल आ गया। ये इक्वेशन कब बन जाएगा, जब मैं यहाँ पर ax + bx लिख दूंगा, तभी आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा वेरिएबल क्या रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पर किस वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा मित्र। तो सर यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल जो कि है आपका x, उसका यूज़ किया जाएगा। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है बच्चा वो कितना होना चाहिए, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सर 2 रहेगा अगर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। तीसरे एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, तो जिसका पावर 3 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चा आपका ax² + bx + c = 0, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर a भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो बच्चा बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर जिस टर्म की पावर में 2 है इसको हम क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। आ रही बात समझ में? तो वेरिएबल या तो हम x लेंगे, या तो y लेंगे, या तो z लेंगे। ये चीज़ आप बहुत ध्यान समझिएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये करना है। फिर बच्चा ये देखो, ये वाला जो टर्म होगा इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, ये वाला जो टर्म होगा इसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और ये आपका पूरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब ये बताइए सर कि अगर x के पावर 2 है या फिर किसी भी वेरिएबल के पावर 2 है तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू भी तो 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया x² = 16। अब क्या हो जाएगा बच्चा, x = उधर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रूट आ जाता है। तो और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको सर 16 तो परफेक्ट स्क्वायर 4 का है। इसका मतलब जब वैल्यू निकल करके आएगा बच्चा बाहर तो ±4 आएगा। क्या वैल्यू निकल करके बाहर है तो ±4। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू 4 आ गया और एक वैल्यू क्या आ गया आपका, -4 आ गया। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक इक्वेशन होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा और जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। सेकंड रूल क्या हो जाएगा, सेकंड रूल ये है बच्चा कि जब पावर 2 है, जब किसी के पावर 2 है तो वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही वैल्यू आएगी। ये चीज़ आप याद रखना। अच्छा, अगर हम क्यूबिक की बात करते तब क्या होता है, तो अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे होते तो कितने वैल्यूज़ आते, 3 वैल्यूज़ आते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर भी कितना होता, 3 होता। चलो ये चीज़ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक जो आप पढ़ रहे हो ना, तो इसमें एक और टर्म आपकी बुक में दिया हुआ है। चलो ये तो हो गया रिकर्ड 2 फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, एक चीज़ आप और समझो, यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चा आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 3 × x + 3
इज इक्वल्स टू 0। ये समझिए, अगर आपको दिया है 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान समझिए। अगर देखो चाहे यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आप इस तरीके से सॉल्व करते हो। या एक तरीका और समझो, इस 3 को किसके इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है ना, तो आप क्या कर दोगे 3 को पहले इस वाले टर्म से लेकर के चलो, फिर ये वाला बताऊंगा। इस 3 के इक्वल आपने क्या कर दिया 0, क्योंकि मल्टीपल में है, और जब ये इधर जाएगा तो ये आपका 0/3 हो जाएगा। क्या, तो 0 के अपॉन में दुनिया का कोई भी नंबर हो, मैंने आपको बताया 0 ही होगा। अब दूसरा आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 0 के इक्वल तो 0 हो गया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ सर कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका, -3 आ गया। यानी एक बार हम क्या करेंगे, इस टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे, फिर हम इस टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे, और आंसर आपका आ जाएगा। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है x² - 3x इज इक्वल्स टू 0, लिखा हुआ है बच्चा आपका x² - 3x इज इक्वल्स टू 0। अब x² - 3x इज इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कर लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। तो एक x का वैल्यू 0 आ गया, दूसरा x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था तो यहाँ पर x का केवल एक वैल्यू, क्योंकि इसके पावर में केवल 1 था तो x की एक वैल्यू आ गई। यहाँ देखो x के पावर में 2 था, x के पावर में 2 था तो x की 2 वैल्यू आ गई। पहली आ गई x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ गई x इज इक्वल्स टू +3। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपका जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज A है, उस एक्सरसाइज में हम इसी टर्म का यूज़ करके पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व कर लेंगे। एक भी नई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ इन्हीं टर्म का यूज़ करके हम आपका पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे सॉल्व। बट जब सेकंड एक्सरसाइज आता है बच्चा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपको लेना पड़ेगा कॉमन। क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन आप किस तरीके से लेते हो, या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म आप किस तरीके से करते हो, वो ध्यान देना। तो पहली चीज़ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये समझो ना कि कॉमन लेना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। लेकिन क्या होता है ना कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को क्या करना पड़ता है, आपको स्प्लिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका x² + 4x + 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया सर, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से करेंगे आप बहुत ध्यान समझना। इसका क्या है सर, आपका कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे सर x² का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो x² कोफिशिएंट सर 1 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करो मेरे पर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजी चैप्टर कोई चैप्टर है नहीं। अभी आप मुझसे पढ़ो, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप खुद कहोगे सर इतना ईजी था क्या, मुझे क्यों नहीं आ रहा था। तो इतना ही ईजी है बच्चा। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं आपने ही रिस्पॉन्स किया है, और आप ही कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका कांस्टेंट, जो थर्ड वाला टर्म जो आपका कांस्टेंट होता है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² के कोफिशिएंट से। बहुत ध्यान समझना। क्या करते हैं बच्चा, जो कांस्टेंट होता है आपका c वाला पार्ट होता है, उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा, ये जो बीच वाला टर्म होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो बीच वाला टर्म होता है बच्चा, इसके लिए हम करते ये हैं कि कोई 2 ऐसा नंबर लेना है। क्या करना है, कोई 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे, बहुत ध्यान समझिएगा, जो मिडिल वाला टर्म है, तो हम क्या करते हैं, कोई 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए। आ रही बात समझ में, कोई 2 ऐसा नंबर लीजिए जिसको प्लस या माइनस करने में बीच वाला टर्म आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान समझना, उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आ जाए, यानी कि 4 × 1 4 आ जाए। आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर x², पहले देखो ये वाला यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट वाला एज यूजुअल यहाँ पर लिख दोगे। जो भी छेड़खानी करना है बीच वाले में करना है। छेड़खानी मतलब वो वाला नहीं, ये वाला, है ना। तो क्या करना है सर, कोई 2 ऐसा टर्म है जिसको प्लस या माइनस करने पर भी 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर पहला तो हो गया 2x और दूसरा भी हो गया 2x। मैं बोलूँगा बहुत सही बच्चा। अब क्या करते हैं, अब जब इस तरीके से आगे आपका ये स्प्लिट हो गया, तब क्या करोगे, पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ लेकर के कॉमन कर लो। x² और 2x में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर x कॉमन है, तो ये आपका x + 2 हो गया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 2 कॉमन है, ले लो, तो ये आपका x + 2 हो गया इक्वल्स टू 0। ये और ये सेम आना चाहिए। जब ये और ये सेम आ गया, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। तो एक टर्म क्या आ गया, x + 2,
यानी ये दूसरा इसको और इसको ऐड कर लिख लेते हैं, तो ये आपका होगा x + 2 = 0। तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो दो टर्म आ गया तो आप लिखोगे x + 2 = 0। इसके लिए क्या लिखोगे, x + 2 = 0। ये आपका हो जाएगा x = -2 और x = -2, यानी x की दो वैल्यूज़ आई, क्या आया आपका -2 और -2 आया। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी बुक से लेकर के बता देता हूँ, जो कि आपको लगे कि हाँ सर आपने बताया, नहीं तो लगेगा सर क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। x² + 5x - 36, बहुत ध्यान समझो। x² + 5x - 36 + 5x - 36। अब देखो बच्चा, जिस तरीके से हमने इसको किया था सेम वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझो। मैंने क्या बताया कि पहला रूल क्या है, पहला आपको फॉलो करना है कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू आया है, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो x² का कोफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पे आपको होगा सर 1 है, तो 36 का मल्टीप्लाई किससे कर लो, 1 से। तो 36 1 से कितना आ गया, 36। मैंने बोला मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पे, ध्यान देना, दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, क्योंकि 36 1 क्या होगा, 36। समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या था, कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आ जाए, सॉरी। अब क्या करोगे, तो प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। तो दूसरा मैंने क्या बताया कि x² के नीचे एज इट इज x² लिख दो, 36 के नीचे 36 लिख दो। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो एक नंबर है, कौन सा नंबर है, देखते हैं। तो 9 और 4 की बात करो, तो 9 4 जा 36, और 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, +9x - 4x। तो 9 4 + 9 - 4 कितना आ गया, 5 आ गया, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 9 4 जा 36। अब क्या कर लेना है, मैंने नेक्स्ट क्या बताया, इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो। यहाँ पर x कॉमन कर लिया आपने, तो x + 9 आ गया। यहाँ पर माइनस क्या कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लोगे, तो इस माइनस की वजह से ये वाला आपका प्लस हो गया, इस माइनस की वजह से ये वाला भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 9 जा 36। तो आपका दो टर्म क्या आ गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हुआ, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो आप कहोगे सर x + 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा इसको लिख लो x - 4 हो गया, = 0 यहाँ पर भी =0 कर लो। इक्वेशन बनाने के लिए आपको =0 करना पड़ता है। अब x + 9 = 0, पहला टर्म क्या आ गया बच्चा, x + 9 = 0, दूसरा टर्म क्या आ गया, x - 4 = 0। सॉल्व कर लोगे तो x = -9, ये करने पर क्या आ जाएगा बच्चा, x = +4। आया बात समझ। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। अभी हम जो आपके एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखो बच्चा, हम क्या करते हैं ना, किसी भी, अगर आप नए जुड़े हो चैनल पर तो आपको नहीं पता होगा, पुराने बच्चों को पता है हमारे, कि हम पहले क्या करते हैं ना, पहले आपको जितने भी इंट्रोडक्शन होते हैं वो पूरा मैं आपको दे देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। जब आप किसी दुश्मन से लड़ने के लिए जाओ तो आपको उस दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका वीकनेस क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, तभी आप उनसे लड़ पाओगे। तो सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी है कि आप जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हो, आप गधों की तरह टूट मत पड़ो उस एक्सरसाइज पे। पहले आप समझो कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है, मुझसे जानना क्या चाहता है और मुझसे क्या करवाना चाहता है। तो जब आप ये समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आप कर पाओगे। तो इंट्रोडक्शन जितनी भी वीडियो चली जाती है बच्चा, आप देखा ज़रूर करो। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक और टर्म आता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का ये पूरा टर्म था। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपके इतने काम को कर लेने से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कॉमन लेना बताया वैसे आपको कॉमन लेना, सारी चीज़ें करनी है, और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे सॉल्व कराना है तो मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व करा दूंगा। अब थर्ड एक्सरसाइज में बच्चा एक टर्म आ जाता है, एंड दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या आता है आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। क्या नाम था उनका, श्रीधराचार्य, SHRIDHARACHARY। तो इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, या इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं उनको श्रीधराचार्य नाम से पढ़ाया जाता है, बाकी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से पढ़ाया जाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत सिंपल सा टर्म दिया, और इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे
जिनका मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 35 प्लस 25, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 0। अब इसको आप स्प्लिट कर पाओगे क्या? जैसे मान लो ये इसका इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 25 आ गया। तो कोई दो ऐसा नंबर बताओ जिसको प्लस या माइनस करने पर 35 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 35 आ जाए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर 35 आ जाए। तो आप तो फंस जाओगे कि सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और आपसे सॉल्व ना हो, तब यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? श्रीधराचार्य जी ने बताया कि तब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला क्या है? उस फार्मूले के लिए इन्होंने बता दिया कि एक फार्मूला लिखना आप x की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ से भी x की 2 ही वैल्यू निकल करके आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो और इसके पावर में क्या है बच्चा? 2 है। क्यूबिक होता तो कितने वैल्यूज आते? 3 वैल्यूज आते। तो इसका फार्मूला क्या बता दिया इन्होंने बताया कि अगर मान लेते हैं कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने बताया कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने फार्मूला बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो तुरंत आपको क्या कर लेना है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a लगा लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब माइनस बी क्या है? तो यहाँ पर आप और करके लिख लेना बहुत ध्यान से कि माइनस बी क्या है। तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है बच्चा? तो स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, या आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है, माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या कर लेना है बच्चा? यहाँ पर आपको करना सी क्या है? तो सी आपका है कांस्टेंट, सी क्या है? कांस्टेंट, और होल अपॉन क्या कर देना है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट होल अपॉन क्या कर लेना है बच्चा आपको? तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये फार्मूला लगाने से दुनिया का कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट आपका क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा मुझे तो क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और आपको लगे कि यार स्प्लिट द मिडिल टर्म दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ, मुझे नहीं आ रहा है, तुरंत आप क्या कर लेना? क्वाड्रेटिक फार्मूला साइड में लगा लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लोगे तो x की 2 वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी और आप उन्हीं 2 वैल्यू को रख करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अगर नॉर्मल इक्वेशन भी दिया है लेकिन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आपको काम क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये 2 चीज़ तो जो दिया है वो मैंने बताया। अब जो नहीं दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप और क्वेश्चन आकर के फंस गया लंबा चौड़ा, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया था, मैंने देखा था, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगर उस टाइप का आ गया क्वेश्चन तब आप क्या करोगे? जैसे मान लेते हैं आ गया एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। देखो, ये टर्म यहाँ पर नहीं दिया, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो इसको अगर आपने लिख लिया है तो मैं अब इरेज करूँगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अब जो टर्म आपकी बुक में नहीं दिया है वो मैं आपको ट्रिक के तरीके से बताता हूँ कि ये एक ट्रिक आप लगा लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आप बोलोगे सर आपने तो छोटे छोटे क्वेश्चन के टर्म लेकर के बता दिए, तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन बताइए जो हमारा फंस जाए, तो अब हम कैसे करेंगे? हालांकि क्वेश्चन मैं आपका फंसने नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि योर निखिल सर इज़ ऑलवेज हियर, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ध्यान से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है बच्चा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो आपको पहला क्या काम करना है भैया कि 144 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? आप कहोगे सर 144 आ गया। यहाँ पर कितना है? 25। अब
दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर -25 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए। अब मान लेते हैं कि आपको तुरंत इंस्टेंट वो चीज़ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, तो ये ट्रिक देखो, इसी ट्रिक से आपको करना है। जैसे 144 जो मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसको आप यहाँ पर लिखिए इस तरीके से। लिखने के बाद में आप इसका फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो, फैक्टर कर दो। जैसे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आप कहोगे सर इससे क्या मिला मुझे, इससे बहुत आसानी से आप कर लोगे। कोई दो ऐसा टर्म देखिएगा जो कि प्लस या माइनस करने पर ही आ जाए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी 2 को एक साथ कर लिया, 3 3 ज़ा 9 एक साथ आपने कर लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 16 और 9, 16 9 ज़ा कितना होता है, आपको कि सर 144 मिल गया। यहाँ पर लिख लो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए, यहाँ 144 एज इट इज़ लिख करके 0 लिख लो। अब आपको पता नहीं था कोई दो ऐसा नंबर, तो आप क्या करोगे, 16 और 9, सर 16 9 ज़ा 144 और 16 और 9 को प्लस कर देंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सर -16x -9x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लेना, दो टर्म ले लीजिए, दो टर्म ले लिया। x कॉमन कर लोगे बच्चा तो x -16 आ गया, माइनस यहाँ पे 9 कॉमन कर लो तो x -16 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, -9 आपने कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस, ये दोनों कॉमन आ गया, मतलब काम बन गया। तो x -16 और x -9 इज इक्वल्स टू 0। तो x -16 इज इक्वल्स टू 0, x -9 इज इक्वल्स टू 0, उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x का वैल्यू आ गया 16 और x का वैल्यू आ गया 9 एंड दैट इज योर आंसर। समझ आया बच्चा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने में अगर आपको लग रहा है कि यार कौन इतना लंबा चौड़ा करने जाए, तब आप क्या कर लेना, ये लगा लेना। तुरंत क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा उसका आप तुरंत फैक्टर कर लो। अगर यहाँ पे 144 की जगह 288 होता, 244 होता, 250 होता, फिर भी हम इसका फैक्टर करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। अब जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा कितना हो गया, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया सर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 18 और 8 करने पर कितना आएगा, 25 आएगा क्या, तो आपको कि नहीं सर 18 और 8 करने पर 25 नहीं आएगा, तो कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो समझ गए होगे। ये सारे टर्म तो हो गए। अब एक और टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जानने का क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद, और वो है बच्चा आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या है टर्म, वो टर्म आपका डिस्क्रिमिनेंट का है। अब आप कहोगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला को जब हम थोड़ा सा क्या कर देंगे सर, ठीक तरीके से तोड़ ताड़ देंगे, तब हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो समझिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक फार्मूला था सर x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया b² -4ac। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया और बोला कि आप क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो b² -4ac। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 9x² + 4x - 2 इज इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दे दिया, अब बोला b का वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो आप डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या कर दोगे, b², यानी यहाँ पर a का वैल्यू कितना है सर, आप कहोगे सर a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू कितना है सर, b का वैल्यू सर 4 है, c का वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर c का वैल्यू -2 है। पुट कर दो, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। तो b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है सर 9 है, और इसका वैल्यू कितना है, c का -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख दीजिए। इस माइनस से ये माइनस मिलके क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 2 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 36 2 ज़ा, तो आप कहोगे सर 72। अब d इज इक्वल्स टू ऐड कर दो, तो 6 + 2 आपका 8 आ गया और 7 + 1 आपका 8 आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 88 आ गया। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपको देगा और बोलेगा कि बताइए इसका नेचर कैसा है, तो आपके बुक में बच्चा बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के समझाया गया है, दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा गया बच्चा कि इफ़ b² -4ac इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आया है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ b² -4ac इज़ ग्रेटर देन 0 या कैपिटल D इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया है, कैपिटल ग्रेटर देन 0 आया ना।
अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो आपका रूट होगा यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा सर, तो ये आपका होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपका क्या होगा सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक, लेकिन मान लेते हैं ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, मान लेते हैं कि अगर आपका b² - 4ac = 0 आ गया, या कैपिटल D का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी मैंने कोई वैल्यू रख लिखा और उस वैल्यू को लिख करके हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तब क्या हो जाएगा, तो आपका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपका जो रूट्स होगा, रूट्स आर, ये आपका क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो रियल तो होगा लेकिन वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन अगर D का वैल्यू 0 आ गया तो वैल्यू रियल आएगा और क्या आएगा, इक्वल आएगा। और थर्ड टर्म क्या है बच्चा, कि अगर b² - 4ac << 0 हो गया, यानी कि कैपिटल D का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मान लेते हैं कैपिटल D का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तब क्या हो जाएगा, तब ये जो होगा बच्चा आपका, आपको भी पता है कि रियल नहीं होगा, ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा, नॉट रियल। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये चीज़ आप समझो। तो डिस्क्रिमिनेंट का ये 3 रूल है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो निश्चिंत रहिए, जब हम आपका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे उस टाइम पे मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। क्लियर हो रही चीज़ें। देखिए अच्छा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप चाहे जहाँ पर भी पढ़ो, बस बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ढंग से पढ़िए। और अगर यहाँ तक वीडियो लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा मोटिव यह है ना बच्चा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो लेक्चर को पहुँचाना, जिनको लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उनको बताना कि देखो अच्छा, मैथमेटिक्स किसी का वीक नहीं होता है, मैथमेटिक्स किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके पढ़ाई पर, आप किस तरीके से पढ़ते हो। आप जब तक इस बुक में के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई समझोगे नहीं ना, तब तक कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंडल ही लगेगा कागज़ का। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक के बारे में सीखा, एक बार हम रिवाइज़ ज़रूर करेंगे, एक बार इसको ख़त्म कर ले फिर आपका हम रिवाइज़ भी करेंगे। ठीक, तो आप देखो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो पहले कि कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में देखा, आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देख लिया, आपने सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब लास्ट बच्चा रह गया है जो आपका एक्सरसाइज, उस लास्ट एक्सरसाइज में आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा, जिससे आप लोगों का हालत ख़राब होता है। आप लोग सब कर लो सर मुझसे, आप सब करा लीजिए, लेकिन मुझसे वर्ड प्रॉब्लम मत कराइए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आता और मुझे बार बार ये सुनने को मिलता है आप लोगों से कि सर वर्ड प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आता। अब क्यों समझ में नहीं आता ये तो मुझे नहीं पता, बट जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आप देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ उस चीज़ को अगर आप बहुत मन से पढ़ते हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलो एक लास्ट टर्म है जो कि फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी किसी का भी अगर स्पीड पता करना हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया, तो आपका स्पीड निकल करके आ जाएगा। पहला ये फार्मूला याद रखो। दूसरा फार्मूला, टाइम पूछे आपसे, टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो टाइम यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि कितना डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया वहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपको स्पीड दिया, टाइम दिया, डिस्टेंस पूछा है, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा बच्चा स्पीड इनटू टाइम। इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। और बस ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, पूरा आपका अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चा इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा है। ये सारी चीज़ें ही आपको पूछती हैं और यही चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मालविका मैम आपको फिजिक्स बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। नीरज सर क्लास 9th का मैथमेटिक्स लेकर के आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको भी बहुत मन से पढ़िए। अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में अगर आप हैं जो कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चा मैं आपसे कहूँगा, जो शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं ना, उन शॉर्ट वीडियोज़ को भी आप देखा करो। शॉर्ट वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से उसको देखा करिए। चीज़ें समझ में आए तो शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, दोस्त मित्र यार हैं आपके, वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें। और हम हर संडे को लाइव आते थे, लाइव आएंगे। ठीक,
तो चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत मन से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।